हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसेक्ट इकोलॉजी को अच्छे से समझा था। इस लेक्चर में हम बेसिकली ये समझने वाले हैं दैट डू वी रियली नीड टू किल एवरी इंसेक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फील्ड। तो द आंसर इज नो। एक्चुअली आईपीएम सेज नो, क्योंकि हमें पेस्ट को मैनेज करना है, एलिमिनेट नहीं करना है। देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और साथ में जो कीवर्ड्स हैं उनको एकदम दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक इकोलॉजी बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो कि मल्टीपल मेथड्स को कंबाइन करता है, सिंगल मेथड पे डिपेंडेंट नहीं हम। इट कंबाइंस मल्टीपल मेथड्स टू कीप पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक डैमेज लेवल विथ मिनिमम हार्म टू द एनवायरनमेंट। अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन इकोलॉजी बेस्ड स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस मल्टीपल मेथड्स टू कीप द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक डैमेज लेवल्स विथ मिनिमम हार्म टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कोर आइडिया, कोर कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो डिसीजन बेस्ड है। ठीक है, हम एक्शन तभी करते हैं जब रिक्वायर्ड होता है। यहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या जिसे डैमेज बाउंड्री भी कहते हैं, एंड एक होता है इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। तो देखो, इकोनॉमिक इंजुरी लेवल क्या है? जब पेस्ट की डेंसिटी उतनी हो जाए कि वो इकोनॉमिक लॉस कॉज करने लगे। ठीक है, यानी कि अभी मेरे फील्ड में बहुत कम क्वांटिटी में पेस्ट था, इतना कम उसके वजह से लॉस हुआ था कि वो इकोनॉमिक लॉस तक नहीं पहुंच पाया था, बहुत ज़्यादा मुझे उससे लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन जब पेस्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उससे इकोनॉमिक लॉस होने लगे, कि जिसके बियॉन्ड एक्शन लेना एकदम नेसेसरी हो, वो इकोनॉमिक इंजुरी लेवल है। की टर्म्स हमको समझ में आया। लेकिन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इकोनॉमिक इंजुरी लेवल के पहले आता है। ये बेसिकली वार्निंग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे एक्शंस हम लेंगे, अगर हम यहाँ इस स्टेज में एक्शंस ले लें तो हमें इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनमें क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक इंजुरी लेवल इज द पेस्ट डेंसिटी वेयर इकोनॉमिक लॉस बिगिंस, एंड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और डैमेज बाउंड्री इज द वार्निंग लेवल बिफोर इकोनॉमिक injury level, where if we take action here, then reaching to economic injury level can be prevented. ठीक है, और अगर हम पेस्टिसाइड्स की ढंग से यूज नहीं करते ना, तो रिसर्जेंस भी हो सकता है, जहां पे पेस्ट पॉपुलेशन वापस आती है बीइंग मोर स्ट्रॉन्गर। इसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि आईपीएम, जो मैंने बता तो दिया, बट आईपीएम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो आईपीएम के मेनली 6 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला, मॉनिटरिंग, रेगुलर स्काउटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द पेस्ट एंड उनके पॉपुलेशन लेवल। उनको रेगुलर बेसिस पे स्काउट करना, रेगुलर बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, वो सबसे पहला चीज है। कि हमें अगर इनिशियली पता चल जा रहा है कि हाँ पेस्ट अटैक है, तो उसे कंट्रोल करना मच ईजियर होगा, रादर देन हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया और बाद में जाकर के वो लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो फिर हमें बहुत हाई लेवल मेथड्स को यूज करना पड़ता है, केमिकल्स को यूज करना पड़ सकता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना, रेगुलर स्काउटिंग करना जरूरी है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को यूज करके मेजर करते हैं कि प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी पहुंची है कि हमें यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, देन नॉन केमिकल मेथड्स। थर्ड इज नॉन केमिकल मेथड्स को सबसे पहले यूज करना है। कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है आईपीएम के अंदर। इसके बाद फोर्थ में आता है पेस्टिसाइड सिलेक्शन। अगर हमें पेस्टिसाइड यूज करना भी पड़ रहा है, वी ओनली सिलेक्ट दोज पेस्टिसाइड्स विच कॉजेज मिनिमल हार्म टू दी नॉन टारगेट ऑडियंस। या तो हम स्पेसिफिक सिलेक्टिव पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिससे कि जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम हार्म ना करें। इसके बाद fifth is anti-resistant strategy. There are some resistant strategies like rotating chemical to prevent pest resistance. And finally, evaluation, studying the effectiveness of plant protection measures. ये basically 5 principles हैं IPM के। individually इस पे question आता है, तो 5 principles हमें याद रखने हैं। monitoring, decision making, non-chemical methods first, then pesticide selection, anti-resistant strategy and
इवैल्यूएशन। तो ये तो एक सीक्वेंस ही है, सबसे पहले मैंने मॉनिटर किया, इसके बाद अगर मेरे को समझ में आ रहा है मॉनिटर करके कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या डैमेज बाउंड्री तक पहुंच रहा है, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए पहले नॉन केमिकल मेथड, फिर अगर पेस्टिसाइड किया भी यूज तो सिलेक्टिव पेस्टिसाइड का यूज किया। अब पेस्टिसाइड जो हमारा यूज हम करते हैं उसे अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्प्रॉपर पेस्टिसाइड की यूज से रिसर्जेंस हो सकती है। रिसर्जेंस का मतलब ये होता है कि पेस्ट पॉपुलेशन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आती है, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ब्लाइंड केमिकल्स का यूज करना एकदम डेंजरस होता है। तो उसके लिए एंटी रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज बनाई, जिसमें हम केमिकल्स को रोटेट करके पेस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स यूज किए उसका कितना इफेक्टिवनेस है उसे हमने इवैल्यूएट कर लिया। सीक्वेंस है, याद करने में ईजी होगा। Now let us discuss the tools or the components of integrated pest management। ठीक है, टूल्स और कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला कल्चरल कंट्रोल, यानी कि क्रॉप रोटेशन करो। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो ऑलरेडी जो पेस्ट साइकिल है वो ब्रेक हो जाते हैं। एक ही क्रॉप को या एक ही टाइप के क्रॉप को कॉन्स्टेंटली लगाने से पेस्ट का जो साइकिल है वो ब्रेक नहीं हो रहा है ना, तो वो स्ट्रांग होते जाता है। लेकिन क्रॉप रोटेशन करके, इंटरक्रॉपिंग करके, रेजिस्टेंट वेराइटीज लगा के हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ सोइंग टाइम एडजस्ट करना। बहुत सारे केसेस में ये चीज होती है कि हमने सोइंग टाइम गलत करने की वजह से पेस्ट इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, तो वो चीज को भी एडजस्ट करना, ये कल्चरल मेथड्स में आते हैं। देन आता है आपका मैकेनिकल या फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आप अट्रैक्टेंट्स, ल्यूर, इंसेक्ट्स को ल्यूर करने के लिए ट्रैप्स का यूज कर सकते हो, लाइट ट्रैप्स, बेट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स। अच्छा, फेरोमोन ट्रैप्स एग्जैक्टली होता क्या है? फेरोमोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो इंसेक्ट सिक्रीट करता है, जो कि उनकी बिहेवियर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो वो हम लोग आर्टिफिशियली, बेसिकली इट इज अ सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन या मीटिंग या एग्रीगेशन, अलार्म की तरह ये होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फेरोमोन ट्रैप्स का यूज करते हैं, मॉनिटरिंग, मास ट्रैपिंग एंड मीटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए बेसिकली। तो इसमें जैसे कि हम लोग सेक्स फेरोमोन्स हेलिकोवर्पा के केस में यूज करते हैं, ट्रेल फेरोमोन्स हम लोग यूज करते हैं एंट्स के केस में। तो फेरोमोन्स का मतलब सिर्फ मीटिंग डिस्ट्रप्शन नहीं है, मास ट्रैपिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका थर्ड मेथड, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो मैंने इंसेक्ट इकोलॉजी में समझाया था कि ऑलरेडी बायोटिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन लेवल को चेक कर रहे हैं, जैसे कि प्रीडेटर्स हो गए, है ना, पैरासिटॉइड्स हो गए, जो क्या करते हैं? एग ले कर देते हैं। एक इंसेक्ट जो है वो दूसरे इंसेक्ट में जाकर के एग लेइंग कर दे रहा है, और फिर जब वो इंसेक्ट का एग हैच होगा उसकी बॉडी के अंदर और लार्वा रिलीज होगा, तो वो जो होस्ट इंसेक्ट है उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, पैथोजेंस। ठीक है, अब फाइनली अगर हमने ये सब चीजें कर ली और फिर भी हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तब हम जाते हैं केमिकल कंट्रोल में। लेकिन केमिकल कंट्रोल में हमें यूज बहुत केयरफुली करना होता है। ठीक है, केमिकल कंट्रोल में दीज डोंट ऑलवेज किल द पेस्ट, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्टली एक और होता है आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसमें क्वारंटीन लॉज, सीड सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका, बार बार एग्जाम में केमिकल कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है, इंसेक्टिसाइड्स पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम समझते हैं। क्योंकि इंसेक्टिसाइड को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को सेम वे में हर्ट नहीं करता, सेम वे में किल नहीं करता। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और उनका डिफरेंट इंसेक्ट्स को टारगेट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इंसेक्ट्स क्या है? कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स जिनसे हम दूसरे इंसेक्ट्स को, हार्मफुल इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, वो सभी इंसेक्टिसाइड्स कहलाएंगे। अब इंसेक्टिसाइड को आप बेसिकली 3 मेजर वेज में क्लासिफाई कर सकते हो, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे एंड मोड ऑफ एंट्री के बेसिस पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, बेसिकली कि किस तरीके से वो जो टारगेटेड इंसेक्ट है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है या उसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो इंसेक्टिसाइड होता है वो नर्व पॉइजन हो सकता है, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अच्छा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो क्या होता है? इंसेक्ट में पैरालिसिस हो जाती है और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है मैलाथियन एंड कार्बेरिल। कैसे याद रख सकते हो? मालाकार हिट्स द नर्व्स। ठीक है, इसके लिए ट्रिक्स हम बना सकते हैं जो भी हमारे दिमाग को याद रहे, लेकिन इसे याद रखना बहुत जरूरी है। जो मैलाथियन और कार्बेरिल है ये नर्व पॉइजन है, मालाकार
हिट्स द नर्व्स। फिर रेस्पिरेटरी पॉइजन्स होते हैं जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स, ठीक है, फॉस्फाइड से फॉस्फोरस याद रखना, ब्रीदिंग, तो रेस्पिरेटरी ऐसे हो जाएगा याद। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन के टाइम पे काइटिन सिंथेसिस को होने नहीं देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट मोल्टिंग के वक्त मर जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है डाईफ्लोरोबेंजीरॉन। देयर आर सम एंटीफिडेंट्स। एंटीफिडेंट्स आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट को फीड करने नहीं देते हैं। कैसे फीड नहीं करने देते, फॉर एग्जाम्पल नीम से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एजाडीरैक्टिन, एक कंपाउंड है जिसे हम नीम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि हमने एजाडीरैक्टिन को अपने क्रॉप में स्प्रे कर दिया तो क्रॉप को कड़वा बना देता है, जिससे कि इंसेक्ट उसे खाएगा नहीं तो स्टार्वेशन से मर जाएगा। फिर कुछ रेपेलेंट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को भगा देते हैं, दे ड्राइव देम अवे, दे डू नॉट किल देम, दे जस्ट ड्राइव देम अवे, लाइक DET, ठीक है। देयर आर अट्रैक्टेंट्स एंड फेरोमोन्स, हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, विच लूर्स इंसेक्ट्स इनटू द ट्रैप्स एंड आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ये हो गया फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एंट्री, किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से वो एक्ट करता है। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ केमिकल नेचर। देखो, केमिकल नेचर के बेसिस पे ऑर्गेनोक्लोराइड्स होती हैं जो कि परसिस्टेंट लॉन्ग लास्टिंग जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे कि DDT, वो आपका ऑर्गेनोक्लोराइड्स है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्लोरीन मतलब जो है लॉन्ग स्टे वाला जो इंसेक्टिसाइड है वो ऑर्गेनोक्लोराइड है। फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली टॉक्सिक एंड फास्ट एक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स। तो फॉस्फेट आर द पावरफुल पॉइजन्स, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, ठीक है। मैलाथियन इसका एग्जांपल होता है विच इज हाईली टॉक्सिक एंड फास्ट एक्टिंग। देन कार्बामेट्स आर नर्व पॉइजन्स, रिवर्सिबल नर्व पॉइजन्स लाइक कार्बारिल। देन देर आर सम बॉटनिकल्स, प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने बताया एजाडीरैक्टिन जो है वो नीम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन किस तरीके से काम करता है, एंटीफिडेंट की तरीके से काम करता है। And finally, on the basis of mode of entry, the insecticides can be contact poison, विच किल ऑन टच, सिंपल सा इंसेक्ट उनके कॉन्टैक्ट में आया और वो इंसेक्ट को मार देगा, जैसे कि DDT। स्टमक पॉइजन्स, अब क्या होता है स्टमक पॉइजन्स, मतलब कि ये हमने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिए हैं, जब इंसेक्ट ने उन्हें इंजेस्ट कर लिया तो वो मर जाएंगे, जैसे कि कार्बारिल होता है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स, नाउ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स आर द वन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड देन इंसेक्ट डाइज आफ्टर फीडिंग ऑन देम, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड। Fumigants, which have respiratory entry, enters through the spiracles like aluminum phosphide, ठीक है। तो ये कुछ fumigants होते हैं, तो ये हमको याद रखना है। अब जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये बेसिकली इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब जो इंसेक्टिसाइड होते हैं आपके, देखो देयर इज वन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि द एक्चुअल टॉक्सिक कंपाउंड है, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट अलोन कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली, उसको फॉर्मुलेशन की जरूरत होती है ताकि वो फील्ड में अप्लाई किया जा सके। तो उसके फॉर्मुलेशंस वेरियस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। अब ये क्या होते हैं, ये ऑयल सॉल्युबल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है एक इमल्सिफायर की मदद से। सिंपल लिक्विड प्लस ऑयल सॉल्युबल इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये वाटर में इमल्शन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि अगर किसी भी इंसेक्टिसाइड में लिखा हुआ है 50 EC, तो उसका मतलब है 50 इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। फिर आ जाता है आपका वेटेबल पाउडर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये फाइनली ग्राउंड पाउडर होता है जो कि इनर्ट कैरियर के साथ मिक्स करके पानी में आप मिक्स कर सकते हो। वेटेबल पाउडर मतलब ऐसा पाउडर जो कि वेट हो सकता है, जैसे पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है, ठीक है। वाटर प्लस पाउडर, वेटेबल पाउडर। फिर डस्ट, अब डस्ट फॉर्मुलेशंस आर फाइनली पाउडर्ड इंसेक्टिसाइड जिनको टैल्क या चॉक इनके साथ मिक्स करके डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस इनहेल कर सकते हैं, इसलिए इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। मैलाथियन डस्ट हो गया, ये सब डस्ट फॉर्मुलेशन में आता है। इसके बाद ग्रैन्यूल्स, इंसेक्टिसाइड प्लस इनर्ट कैरियर, चाहे उसको सॉइल के साथ मिला लिया कैरियर के फॉर्म में या फिर क्ले के साथ या सैंड के साथ, और उसे सॉइल में अप्लाई किया जाता है। तो ये स्लो रिलीजिंग होते हैं और सॉइल ड्वेलिंग पेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल होता है टर्माइट्स के लिए, वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होता है। एंड फाइनली बेट्स, इंसेक्टिसाइड प्लस फूड अट्रैक्टेंट्स, ये केवल फीडिंग पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा तो स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे बोरिक एसिड प्लस शुगर कॉकरोचेस को अटैक करता है। एंड फाइनली फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट्स आर वोलेटाइल सब्सटेंसेस रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस जो कि मेनली रेस्पिरेटरी अटैक करते हैं।
तो ये आपके इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी ये हमको समझ में आ गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट इज टॉक्सिसिटी। LC50 lethal concentration 50 is the concentration that kills 50% of the population, ये हमको याद रखना है। एंड मैंने जैसे बताया था कि देयर इज इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, जो कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन के बाद भी क्या होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, और उसके बाद वो करते हैं रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब है दे कम बैक इवन स्ट्रोंगर। तो इसीलिए सेम केमिकल्स को रिपीटेडली हमको यूज नहीं करना चाहिए या ओवर यूज नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड की रोटेशन करनी चाहिए, IPM स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए और बायोलॉजिकल कंट्रोल को इंटीग्रेट करना चाहिए। इसके अलावा द फाइनल टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है ह्यूमन सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का, क्योंकि हम केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इट बेसिकली रेगुलेट्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। उसके लिए एक इंसेक्टिसाइडल लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, जैसे कि किसी भी तरीके का अफेक्ट ह्यूमंस पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक टॉक्सिक चीज का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, जो कि इंसेक्ट्स को मारने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ह्यूमंस को नेगेटिव इफेक्ट करे या एनिमल्स को या एनवायरनमेंट को। और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी ये लीगल फ्रेमवर्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस वॉज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट IPM। हमने बेसिक चीजें देख ली, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स, मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग, नॉन केमिकल फर्स्ट, पेस्टिसाइड सिलेक्शन, एंटी रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन, फिर सारे के सारे टूल्स देखे हमने डिटेल में इंसेक्टिसाइड्स को और उनकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसको 2-3 बार देख लेना और अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर लेक्चर पसंद आया है तो यू शुड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।